ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसको हम लोग एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड्स के मीनिंग और लाइन सेंटेंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला जो पॉइंट है हमारा बेल्जियम। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ये बता रहा है बेटा कि बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कि एरिया में भारत के हरियाणा जैसे राज्य से भी छोटा है। अगर इसकी जियोग्राफिकल एरियाज की बात करें हम लोग तो ये 4 देशों से घिरा हुआ है, यानी 4 इसकी बाउंड्री जो है 4 देशों के साथ लगती है। पहला जो है फ्रांस, दूसरा है नीदरलैंड, तीसरा है जर्मनी और चौथा है लग्जमबर्ग। क्लियर? यानी कि बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कि हरियाणा से भी छोटा है इन टर्म्स ऑफ एरिया। इसके अलावा इसकी बाउंड्री जो है 4 देशों से लगती है। पहला जो है फ्रांस, दूसरा है नीदरलैंड, तीसरा है जर्मनी और चौथा है लग्जमबर्ग। क्लियर? इट हैज अ पॉपुलेशन अ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। यानी जो इसकी जो पॉपुलेशन है बेल्जियम की, वो हरियाणा के पॉपुलेशन से आधी पॉपुलेशन है, यानी अप्रॉक्स 2 करोड़ के आसपास हरियाणा की पॉपुलेशन, तो यहाँ पे लगभग 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है पॉपुलेशन बेल्जियम का। The ethnic composition of this small country is very complex। बोल रहा है कि बेटा जो एथनिक कॉम्पोजिशन है इस बेल्जियम का बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब हमारे मन में आएगा कि ये एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो एथनिक कॉम्पोजिशन को समझने के लिए हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी में ही लिखा है ये, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। यानी कि एक ऐसा डिवीजन जो किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, शेयर कल्चर के ऊपर। People belonging to the same ethnic group believes in their common descent because of the similarity of the physical type or a cultural or a both. They need not always to be the same religion or a nationality। यानी जो ethnic composition होता है वो कंपलसरी नहीं है कि एक ही धर्म के लोग हो या एक ही देश के लोग हो। ये जो एथनिक कंपोजिशन होता है ये बेस्ड होता है लैंग्वेज के ऊपर हो सकता है, ये बेस्ड हो सकता है आपके कल्चर के ऊपर। इज दैट क्लियर? सपोज दैट एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, एक सेम टाइम से कल्चर्स को फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही देश के हो। इज दैट क्लियर? नाउ ओके, देखो तो हम लोगों ने इसको समझ लिया कि एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो बता रहे बेटा कि एथनिक कॉम्पोजिशन जो है बेल्जियम का वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है ये, इस बात को समझेंगे। Of the country total population 59% lives in the Flemish region and speak the Dutch language। बोल रहे टोटल पॉपुलेशन का, जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसकी 59% पीपल जो है वो डच बोलते हैं और 59% पीपल डच बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कि एथनिक कॉम्पोजिशन जब भी पूछेगा एग्जाम में तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 59% पीपल जो हैं वो डच बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, एंड अबाउट अनदर 40% पीपल लिव्स इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक द फ्रेंच। यानी 40% पीपल जो हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। एंड रिमेनिंग 1% पीपल स्पीक जर्मन। यानी एक बात समझ में आ गया कि जो पूरा बेल्जियम है उस पूरे बेल्जियम में 59% पीपल जो हैं वो डच बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। 40% पीपल जो है वो लोग फ्रेंच बोलते हैं और वेलोनिया रीजन में रहते हैं और 1% रिमेनिंग जो बचते हैं वो जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are the Dutch speaking। यानी ये जो हमने कंपोजिशन बताया ये बेटा पूरे ऑल ओवर बेल्जियम की बात किया और बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है वो है ब्रुसेल्स। इस बात को ऐसे समझो जैसे हम लोग बात करते हैं कि मान लो कि एक पर्टिकुलर ओवरऑल इंडिया में हिंदू ज्यादा है, लेकिन अगर वहीं पे हम बात करते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर सिटी के बारे में तो वहां पे हो सकता है इट मे बी पॉसिबल दैट देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स। क्लियर? तो सेम वे में कि पूरे बेल्जियम में जो है मेजॉरिटी में कोई और रहेगा लेकिन ब्रुसेल्स की कहानी अलग रहेगी।
कैसे अलग रहेगी कि ब्रुसेल्स में 80% पीपल जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% पीपल जो हैं वो डच बोलते हैं। अब कंपेयर किया जाए यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो डच वाले हैं वो पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में है, लेकिन बेल्जियम का एक शहर जो कैपिटल सिटी है वहां पे उस शहर में सबसे ज्यादा फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि एथनिक कंपोजिशन हम लोगों को समझ में आ गया कि एथनिक कंपोजिशन में मैंने क्या बताया कि बेल्जियम जो है एक छोटा सा देश है, कहाँ का? यूरोप का। एरिया में हरियाणा से भी छोटा है और इसके 4 देशों के साथ बाउंड्रीज लगती है। किसके साथ? एक बार सब लोग बोलो। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड द लग्जमबर्ग। इसका एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे था अभी बता दिया कि 59% पीपल जो है डच बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। 40% पीपल जो है फ्रेंच बोलते हैं, वेलोनिया रीजन में रहते हैं। रिमेनिंग 1% पीपल जो है वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन अगर कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात करें तो वहां का एथनिक कंपोजिशन डिफरेंट रहता है। 80% पीपल जो है फ्रेंच बोलने वाले हैं, कहां पे? ब्रुसेल्स में। और 20% पीपल जो है डच बोलने वाले हैं। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड द पावरफुल। अब ध्यान से समझना इस बात को कि बोल रहा है कि माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल है। किससे? डच वालों से। एंड दिस वाज द resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। और ये बात खटकती है कहीं ना कहीं किसको? डच को, कि पूरे देश में मेजोरिटी में हम लोग हैं, फ्रेंच वाले माइनॉरिटी में हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द माइनॉरिटी दे वर द मोर इकोनॉमिकली पावरफुल एंड मोर एजुकेटेड। और ये सारी चीजें, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, एजुकेशन की बात हो, पॉलिटिकली पावरफुल की बात हो, तो ये सारी चीजें डच वालों को बहुत बाद में मिलती है। और इसी कारण क्या होता है कि दिस लेड टू अ टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950 एंड द 1960। 1950 और 1960 के बीच में क्या होता है, इसी के कारण टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है फ्रेंच और डच कम्युनिटी के बीच में। और यहीं से बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द टेंशन बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर ये होगा बिकॉज ऑफ द जेलसी ऑफ डच अगेंस्ट द फ्रेंच। रीजन क्या है बेटा इसका रीजन ये होगा कि यानी टेंशन का रीजन ये रहता है कि French were in the minority and in spite of being in the minority, the French were more politically powerful, more economically powerful and the more educated, and this was the reason of tension between the two community. Clear? The tension between the two community was more acute in the Brussels। बता रहा है बेटा कि ये जो टेंशन है ब्रुसेल्स में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा क्यों है कि हमने पहले बताया था कि अगर जब कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात करें तो हमने देखा था कि 80% जो है फ्रेंच हैं और 20% जो है डच वाले हैं, और ये गैप तो बहुत ज्यादा है। अब इसी के कारण क्या होता है कि टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। देखो, ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। क्यों है स्पेशल प्रॉब्लम? कि डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन द, यानी मैंने बताया अभी कि डच वाले मेजॉरिटी में है पूरे देश में, लेकिन ब्रुसेल्स में माइनॉरिटीज में है। अब क्या करता है, ये एक स्पेशल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्लियर? ओके, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री, श्रीलंका। अब इसको हम कंपेयर करेंगे बेटा दूसरी कंट्री के साथ, श्रीलंका के साथ। हमने एक देश का एथनिक कंपोजिशन देख लिया, दूसरे के बारे में देखते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। आइलैंड सबको पता है क्या होता है, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा देश जो चारों तरफ पानी से घिरा है, उसे आइलैंड नेशन कहते हैं। क्लियर? एक ऐसा नेशन जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, सागर से घिरा हुआ है, उसे कहते हैं हम लोग आइलैंड नेशन। ठीक है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सर्दर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु, यानी जो श्रीलंका है तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है, अप्रॉक्स 30 किलोमीटर। It has about 2 crore people, about same as the हरियाणा। सेम कंपेयर कर रहे हैं। वहां पे बेल्जियम में हमने देखा था कि बेल्जियम में की पॉपुलेशन जो है लिटिल ओवर द 1 करोड़, यानी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द हरियाणा, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है श्रीलंका की लगभग हरियाणा के बराबर है। क्लियर?
लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स। जैसे हमने देखा था कि साउथ एशियन रीजन में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज है, इन द सेम वे में हम लोग देखेंगे कि डाइवर्सिटीज प्रेजेंट है श्रीलंका में भी। It has about 2 crore people, about the same in the Haryana, like other nation in the South Asia region. Sri Lanka has a diverse population. ठीक है। The major social group are, अब बोला कैसे diverse population है, तो यहाँ पे कई सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिन्हाला स्पीकर, दूसरे होंगे तमिल स्पीकर। क्लियर। अब देखो वन बाय वन करके डिटेल में देखते हैं। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर 74% एंड तमिल स्पीकर 18%। बता रहे हैं बेटा कि श्रीलंका में जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो 74% है, यानी टोटल 100% के 74% पीपल जो हैं सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं एंड 18% पीपल जो है तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। ध्यान से समझना, ये हम लोग लैंग्वेज की बात कर रहा हूं कि श्रीलंका में 74% पीपल जो हैं वो बोलते हैं सिन्हाला लैंग्वेज को और 18% पीपल जो हैं वो बोलते हैं तमिल लैंग्वेज को। अब तमिल की बात करेंगे जब हम लोग, तो तमिल वर डिवाइडेड इनटू द सब ग्रुप, 2 सब ग्रुप। तमिल जो है 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला जो होगा हमारा श्रीलंकन तमिल, जिसको हम लोग नेटिव तमिल कहते हैं। नेटिव का मतलब वे लोग जिनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ओरिजिनली उसी जगह के रहने वाले होते हैं। और दूसरा है बेटा एक है श्रीलंकन तमिल, दूसरा है इंडियन तमिल। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा ये? यानी कि अगर जो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, एक है श्रीलंकन तमिल, दूसरा है इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल की बात करें, नेटिव तमिल की बात करें तो वो है 13% एंड 5% जो है वो है इंडियन तमिल। अब इंडियन तमिल क्यों कहा जा रहा है? तो इंडियन तमिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं एज अ प्लांटेशन वर्कर्स काम करने गए थे श्रीलंका ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स, और वहीं पे जाने के बाद ये लोग वापस नहीं आते हैं और वहीं पे सेटल्ड हो जाते हैं, इसीलिए उनको इंडियन तमिल कहा जाता है। देखो आगे, In the rest whose forefather came from the India as a plantation worker during the colonial period are called the Indian Tamil। बताया अभी। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and the east of the country। अब देखो बता रहा है बेटा ये कि जो श्रीलंकन तमिल हैं श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री में कंसंट्रेटेड है। इस मैप में देखो आप लोग क्या कहा था मैंने, जो श्रीलंकन तमिल है, किसकी बात की? वी आर टॉकिंग अबाउट द श्रीलंकन तमिल एंड द नेटिव तमिल। जो श्रीलंकन तमिल है और नेटिव तमिल है श्रीलंका के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में कंसंट्रेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये जो बेटा जो सैफरॉन भगवा कलर का दिख रहा है ये है श्रीलंकन तमिल। अब हमें पता है डायरेक्शन कैसे देखते हैं, सबको पता है, ऊपर हो जाएगा नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर हो जाएगा बेटा ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट। तो देखो ये नॉर्थ एरिया हो गया और ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया, यानी कि जो नेटिव पीपल हैं श्रीलंका के वो कंसंट्रेटेड हैं किस एरिया में? श्रीलंका के नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट एरिया में। क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? यानी कि ये मैप से क्लियर हो गया कि जो श्रीलंकन तमिल है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया में कंसंट्रेटेड हैं। कोई डाउट यहां तक? ओके। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर द बुद्धिस्ट, यानी कि जो मैक्सिमम सिन्हाला भाषा बोलते हैं जो लोग, वे लोग बुद्धिज्म को मानते हैं। किस धर्म को मानते हैं? बुद्धिज्म धर्म को। कोई डाउट? यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि जो लोग मैक्सिमम लोग जो सिन्हाला भाषा को बोलते हैं वो बौद्ध धर्म में बिलीव करते हैं एंड जो तमिल बोलते हैं वे मैक्सिमम हिंदू और मुस्लिम्स हैं। समझ में आया? यानी कि सिन्हाला बोलने वाले किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्धिज्म को सपोर्ट करते हैं। और तमिल जो है किस लैंग्वेज किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं? तो हिंदू और मुस्लिम से। यहां पर श्रीलंका में लगभग 7% जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं। 7% जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं जो कि तमिल भी बोलते हैं और सिन्हाला भी बोलते हैं। यानी कि जो क्रिश्चियंस हैं उनकी भाषा तमिल भी है और सिन्हाला भी है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम की भाषा मैक्सिमम तमिल है और सिन्हाला बोलने वाले जो हैं मैक्सिमम बौद्ध धर्म को मानते हैं। क्लियर? ओके। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन
In situation like this, in Belgium, the Dutch community could take the advantages of its numeric majority and force it will on the French and German speaking population. अब इमेजिन करो क्या हो सकता है दोनों देशों में। एक तो बेटा पॉसिबिलिटी ये है कि जो बेल्जियम है वहां पे डच वाले ज्यादा हैं, तो डच वाले अपने न्यूमेरिकल्स पावर यानी जो अपने नंबर्स का, अपने पॉपुलेशन का फायदा उठा करके डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं किसके ऊपर? फ्रेंच और जर्मन के ऊपर। क्लियर है? आगे देखो, दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटी फर्दर, दिस वुड लेड अ वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ अ कंट्री। लेकिन ये कर तो सकते हैं, लेकिन क्या होगा इससे कि हो सकता है कि आने वाले समय में देश का बंटवारा हो जाए, वहां के दो कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। बोथ द साइड वुड क्लेम द कंट्रोल ओवर द ब्रुसेल्स, हर कोई चाहेगा कि कैपिटल सिटी पे हम कंट्रोल करके रखें। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के लिए लड़ाई देख लो, एंशिएंट हिस्ट्री से चलते आ रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने कब्जा किया, फिर मोहम्मद गौरी आता है, स्लेव डायनेस्टी आता है, फिर मुगल्स आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, इवन टुडे ऑल्सो आवर कैपिटल। तो हर कोई चाहता है कि कैपिटल सिटी पे हम डोमिनेंस क्रिएट करें। डच वाले भी चाहेंगे और फ्रेंच वाले कहेंगे कि हम मेजोरिटी में, वहां पे संख्या हमारी ज्यादा है तो हम कंट्रोल करेंगे, जिसके कारण बेटा क्लैश हो सकता है दोनों के बीच में। एक पॉसिबिलिटीज तो ये है। दूसरा श्रीलंका के देखते हैं। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉय इवन अ बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। इमेजिन करो 74% एंड 18%, देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन देम। अब सिन्हाला वाले क्या कर सकते हैं? अपने मेजोरिटी का फायदा उठा करके पूरी कंट्री के ऊपर रूल कर सकते हैं। पॉसिबल है ना कि भाई ज्यादा संख्या में तो हम रूल करेंगे, हम नहीं बात मानेंगे किसी की, क्योंकि हम ज्यादा संख्या में तो हम अपने अनुसार कानून बनाएंगे। क्लियर? नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड। लेकिन ये तो पॉसिबिलिटीज हमने बताया ना कि इस प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहां पे बेल्जियम में डच वाले ज्यादा है तो अपना न्यूमेरिकल नंबर्स का फायदा उठा करके वहां डोमिनेंस करे, यहाँ पे सिन्हाला वाले ज्यादा है श्रीलंका में तो वहां पे वे करे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इन दोनों सिचुएशन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा हमारा मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब इसका मतलब समझो, मेजोटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है। अगर जब तक हम मीनिंग नहीं समझेंगे बेटा बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आएंगी। देखो मेजोटेरियनिज्म क्या होता है? A belief that majority communities should be able to rule a country in which a way it wants by disregarding the wish and need of the minority। ये कह रहा है बेटा कि मेजोटेरियनिज्म उस प्रोसेस को कहते हैं कि जो कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है जो किसी देश को चलाती है अपने मेजॉरिटी कम्युनिटी के बिलीफ के अनुसार, माइनॉरिटी कम्युनिटी को डिसरिगार्ड करके, उसके नीड्स को डिसरिगार्ड करके। क्लियर है बात? यानी कि जो मेजोरिटेरियनिज्म में क्या होता है कि वहां की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी के बिलीफ के अनुसार जो सरकार चलाई जाती है और माइनॉरिटी को हटा करके, उनके नीड्स को हटा करके, उनको नीड्स को बाइकआउट करके, यानी केवल और केवल मेजॉरिटी की बात सुनी जाएगी, माइनॉरिटी की बात नहीं सुनी जाती है। ओके, मेजोटेरियनिज्म समझ में आ गया? यानी कि मेजोटेरियनिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी के बिलीफ के अनुसार सरकार चलाई जाती है, माइनॉरिटीज की बातों को, उनके नीड्स को, उनके डिमांड्स को डिसरिगार्ड करके। ओके, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। श्रीलंका इमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका जो है एक इंडिपेंडेंट होता है, आजाद होता है 1948 में, इंडिया के 1 साल के बाद। The leader of the Sinhala community sought to secure a dominance over the government by the virtue of their majority। अब जो सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करना शुरू करते हैं अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठा के। मेजॉरिटी में है, पहले ही बता चुका हूं कि 74% सिन्हाला है, 18% तमिल है। तो अब सिन्हाला के जो लीडर्स हैं वो पूरी सरकार के ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठा के। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोटेरियनिज्म टू इस्टेब्लिश अ सिन्हाला सुपरमेसी। अब इसी का रिजल्ट होता है, जब सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स होते हैं वो अपने मेजोरिटी का फायदा उठा के सरकार के ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो वे लोग गवर्नमेंट भी बना लेते हैं। जाहिर सी बात है कि संख्या जिसकी ज्यादा होगी सरकार उसी का बनेगा। क्या क्या यूज करते हैं और कैसे करते हैं देखो। अब एक बात याद रखना कि बेल्जियम की भी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और श्रीलंका की भी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी।
अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन द मेजर्स यूज्ड बाय द सिन्हाला गवर्नमेंट टू क्रिएट अ डोमिनेंस ओवर द श्रीलंका। अब क्या क्या है, ऐसे क्या क्या काम करती है श्रीलंका की इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट में ज्यादा कौन होंगे मेंबर पॉलिटिकली पावरफुल? सिन्हाला होंगे, ऑब्वियसली ज्यादा है इसलिए उनकी संख्या पार्लियामेंट में भी ज्यादा होगी। पहला देखो, इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसमें सिन्हाला को श्रीलंका का ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाता है। ओके, हमने क्या बताया कि 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है जो कि सिन्हाला भाषा को श्रीलंका की ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देता है, यानी कि श्रीलंका की केवल एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, वो होगा सिन्हाला। क्लियर? यानी कि तमिल को बाइकआउट कर दिया यहाँ पे ये लोग। अब देखो सरकार में ज्यादा कौन? श्रीलंका के सिन्हालाज पीपल। पूरी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा किसका? सिन्हालाज का। तो यहाँ पे ये लोग जब सरकार बनाते हैं तो ये लोग अपनी ही भाषा को केवल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते हैं और तमिल को डिसरिगार्ड कर देते हैं, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। क्लियर? तो पहला पॉइंट ये याद रखना। दूसरा आप ये काम करते हैं कि गवर्नमेंट फॉलो द प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर द सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड द गवर्नमेंट जॉब। दूसरा ये होता है कि जो सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं उनको सरकार प्रिविलेज देना शुरू करती है, छूट देना शुरू करती है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए। समझो इस बात को। सिन्हाला वाले क्या करते हैं कि वे कहते हैं कि जो लोग सिन्हाला भाषा बोलते हैं उनको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। वे कहते हैं कि जो लोग सिन्हाला भाषा बोलते हैं उनको सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन ये जो बेनिफिट्स होगा वो बाकी और किसी को अवेलेबल नहीं होगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर द बुद्धिज्म। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि ये लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंजेस लाते हैं और कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट हैव अ राइट टू प्रमोट एंड फोस्टर द बुद्धिज्म। यानी कि राज्य के पास, देश के पास, सरकार के पास ये पावर है कि वे हमेशा केवल और केवल बुद्धिज्म को प्रमोट करेगी और सपोर्ट करेगी और बाकी किसी भी रिलीजन को कोई सपोर्ट, कोई प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। क्लियर है ये बात? ओके, नेक्स्ट देखो, ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर वन एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन एमंग द श्रीलंकन तमिल। अब एक के बाद एक देखो, 1950 याद रखना बेटा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट का पॉलिसी लेके आना शुरू करती है 1956 में आना शुरू होता है। क्या होता है? एक एक्ट लाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि सिन्हाला विल बी द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं उनको प्रिविलेज मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस में। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके लाया जाता है और बताया जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो बुद्धिज्म को सपोर्ट और प्रमोट करेगी। अब अचानक से सारे एक के बाद एक जो डिसीजंस आते हैं इसमें हर जगह पे तमिल वालों को इग्नोर किया जाता है, उनकी किसी भी डिमांड्स को, उनकी किसी भी बात को सुना नहीं जाता है, जिसके कारण से तमिल वाले नाराज होना तो स्वाभाविक है। देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन एमंग द श्रीलंकन तमिल। अब देखो बेटा, धीरे धीरे श्रीलंका वाले भी क्या होते हैं, नाराज होना शुरू हो जाते हैं। They felt that none of the major political party led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and the culture। अब उनको लगने लगता है कि ये जो सिन्हालाज वाले लोग हैं, जो सिन्हाला भाषा बोलते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी ग्रुप है, कोई भी इनके कल्चर, लैंग्वेज के प्रति सेंसिटिव नहीं है, कोई भी इनके डिमांड्स को सुनने के लिए रेडी नहीं है। They felt that the constitutions and the government policy denied them the equal political right, discriminated against them in the getting job and the opportunity and ignore in their interest। अब इनको लगने लगता है कि जो गवर्नमेंट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, उसको, जो श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तमिलों को इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दे रहा है, ऐसा ये तमिल वाले सोचना शुरू करते हैं। और भाई सोचेंगे भी कि उनको गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन करने का मौका नहीं मिल रहा है, सिन्हाला वाले अपने मेजोरिटी का फायदा उठा रहे हैं, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया,
इसके अलावा उनको लगता है कि उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, और डिस्क्रिमिनेशन हो भी रहा था कि सिन्हाला स्पीकर हो तो भाई आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और सिन्हाला स्पीकर नहीं हो तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तमिल बोल रहे हो तो सरकारी नौकरी जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जब आप वहीं पर सिन्हाला बोल रहे हो तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अब धीरे धीरे इस प्रकार की फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है कि भाई जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं या जो सिन्हाला पॉलिटिकल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं या गवर्नमेंट है, वो तमिल के कल्चर, लैंग्वेज या तमिलों के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। क्लियर है बेटा इतना? अब होगा क्या बेटा? एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड द कम्युनिटी तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर अ टाइम। अब रिजल्ट ये होता है कि सिन्हाला और तमिलों के बीच के जो रिलेशंस हैं वो डे बाय डे स्ट्रेस होते जाते हैं, डे बाय डे क्या होता है, गैप क्रिएट होते जाता है। वह सीधी सी बात है कि एक ग्रुप की डिमांड्स को सुना जाएगा, दूसरे को इग्नोर किया जाएगा, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और दोनों के बीच में तनाव होना स्वाभाविक है। ओके, द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टी टू and struggle for the recognition of Tamil as an official language for the regional autonomy and the equality of equal opportunity in securing the education and the job। अब तमिलों को जब ये बात लगने लगता है बेटा कि अब ये जो सिन्हाला वाले हैं इनको अधिक पॉलिटिकल राइट नहीं देंगे, इनको कोई राइट नहीं मिलेगा, तो ये लोग अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी को बनाने का मकसद क्या था इनका? उस पॉलिटिकल पार्टी को बनाने का मकसद ये था कि ये लोग डिमांड करते हैं कि तमिल को भी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। किसका? श्रीलंका का। और इसके अलावा इनको भी रीजनल ऑटोनॉमी मिले, यानी कि जिस एरिया में रहते हैं वहां पे एक अलग से स्टेट बना दिया जाए। आगे पढ़ेंगे तमिल एलम स्टेट की डिमांड्स करेंगे ये लोग। इसके अलावा एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे कि भाई एडमिशन मिलना चाहिए तो सबको मिलना चाहिए, किसी एक को किसी लैंग्वेज के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करके नहीं देना चाहिए। इसके अलावा ये चाहेंगे कि उनको जॉब वगैरह में भी सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो, उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन न फेस करना पड़े। But the demand for the more autonomy provinces populated by the Tamils were separately denied। अब क्या होता है बेटा कि कंटिन्यूअसली इनके डिमांड्स को सिन्हाला वाले डिनाई करते रहते हैं। By the 1980 several political organization were formed, और 1980s आते आते बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती हैं डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। मैंने बताया था अभी जो श्रीलंका में जो श्रीलंकन तमिल हैं वो किस एरिया में कंसंट्रेटेड थे? नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। और बेटा वहीं पे नॉर्थ एंड द ईस्टर्न पार्ट श्रीलंका में वाले जहां पे तमिलों की संख्या ज्यादा थी, जहां पे नेटिव तमिल की संख्या ज्यादा थी, उस एरिया में ये लोग डिमांड करते हैं कि एक तमिल एलम स्टेट बनाया जाए। लेकिन इनकी डिमांड्स को कंटिन्यूअसली इग्नोर कर दिया जाएगा सिन्हालाज के द्वारा, यानी श्रीलंका की गवर्नमेंट के द्वारा। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्न्स इनटू द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या होता है बेटा कि अब जब देखो एक कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहा है, दूसरा डिनाई कर रहा है, एक केवल अपने सिन्हाला के लिए कानून बनाते जा रहा है, उनके फेवर में रूल्स बनाए जा रहे हैं, जबकि तमिलों को डिनाई किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है ना कि बिना बताए आपके मन में बात आ जाना चाहिए कि दोनों के बीच में डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का बढ़ना तय है। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। अब क्या होता है, ये जो डिस्ट्रस्ट था, ये जो टेंशंस बढ़ते जा रहे थे दोनों कम्युनिटी के बीच में, अब धीरे धीरे ये टेंशंस कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें बेटा? सिविल वॉर में। अब मन में आएगा कि सिविल वॉर क्या होता है? जब एक ही देश के दो ओपोनेंट कम्युनिटीज, एक ही देश की दो कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो हो वायलेंट हो जाए, जिसमें हजारों लोगों की डेथ हो जाती है, उसे सिविल वॉर कहते हैं। सिविल वॉर समझ में आ गया? जैसे सपोज दैट कि मान लो कि इंडिया में हिंदू और मुसलमानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो और ये कॉन्फ्लिक्ट वायलेंट हो जाए और दोनों कम्युनिटी के लोग, हजारों लोगों की मौत हो जाए, तो उस सिचुएशन को हम लोग सिविल वॉर कहेंगे। अब जो धीरे धीरे सिन्हाला और तमिलों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहा था, अब इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या होता है कि दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन बढ़ेगा और टेंशन बढ़ते बढ़ते एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिविल वॉर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? मैंने बताया अभी क्या, थाउजेंड ऑफ द पीपल, हजारों लोगों की जान जाएगी। As a result, thousands of the people of both the community have been killed. Many families were forced to leave the country as a refugee and many more lost their livelihood। बताया अभी हजारों लोगों की दोनों कम्युनिटी की तरफ से जाने जाएंगी और बहुत सारे लोगों को फोर्स किया जाएगा अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में एज ए रिफ्यूजी रहने के लिए। रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है बेटा? जब बिना किसी परमिशन के
अपने यहाँ किसी प्रॉब्लम के कारण जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाकर रहना शुरू करता है तो इसे रिफ्यूजी कहते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन यापन का साधन खो देते हैं। सिविल वॉर हैज कॉज अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ अ कंट्री। क्या करेगा, सिविल वॉर होगा बेटा तो वहां की इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, वहां का कल्चर डिस्टर्ब होगा, वहां की सोसाइटी डिस्टर्ब होगी। और ये सिविल वॉर तब तक चलता है बेटा, कब तक, 2009 तक। इस बात को याद रखिएगा कि सिविल वॉर कब तक चलता है श्रीलंका में, तो सिविल वॉर चलता है 2009 तक। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? हमने क्या देखा कि सिन्हाला वाले डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तमिलों को डिसरिगार्ड करते हैं, तमिल डिमांड मांगते हैं, डिमांड रखते हैं, सिन्हाला वाले पूरा नहीं करते हैं, डिस्ट्रेस बढ़ता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है और एक कॉन्फ्लिक्ट सिविल वॉर में कन्वर्ट होता है और सिविल वॉर 2009 तक चलता है और इस सिविल वॉर में लाखों लोगों की जानें जाती हैं। बहुत सारे लोगों को अपने घर द्वार छोड़ करके दूसरे देशों में जाना पड़ता है। क्लियर है ये बात? तो हमने देख लिया श्रीलंका में क्या हुआ था। श्रीलंका भी बेटा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लेकिन वहां पे उसने अपनी मेजोरिटी का फायदा उठाया, केवल मेजोरिटी के फेवर में डिसीजंस लिए और वहां पे सिविल वॉर हुआ, जो कि किसी भी देश के लिए बेटर नहीं होता है। एक सिचुएशन हमने देख लिया था। अब पढ़ेंगे बेटा बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम में देखो क्या होता है। बेल्जियम लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियम वाले श्रीलंका वालों से बिल्कुल अलग तरीका अपनाते हैं। They recognize the existence of regional difference and the cultural diversities between 1970 and 1993. वे लोग एक्सेप्ट करते हैं, yes, we have a cultural diversity and we have to expect. हमारे पास कल्चरल डाइवर्सिटीज है और हमें इस कल्चरल डाइवर्सिटीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए इस कल्चरल डाइवर्सिटीज को एक्सेप्ट करने के लिए 1970 से लेकर के 1993 के बीच में ये जो बेल्जियम वाले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में 4 बार बदलाव करते हैं। कितने बार? 4 टाइम चेंजेस करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि सारे लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग रिलीजियंस के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिलके एक साथ रह सके और कंट्री के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। और ये जो यूज करते हैं जिस तरीके का, वो पूरे विश्व में आज से इनसे पहले किसी ने नहीं किया था। वो अपने तरीके का एक नया इनोवेटिव था। क्या था वो, उसको देखते हैं। हियर आर द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम वालों ने क्या किया था बेटा, उसके एक एक करके देखते हैं। पहला देखो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में है बेटा ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, फेडरलिज्म है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल सेल गवर्नमेंट। सेम वे में बेल्जियम में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और उस सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने डच के मिनिस्टर रहेंगे उतने ही फ्रेंच के मिनिस्टर रहेंगे। पहला पॉइंट याद आया कि बेल्जियम मॉडल का पहला पॉइंट क्या था बेटा, कि बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन जो 1970 से लेकर 1993 के बीच में, 1970 टू 1993 के बीच में जो अमेंडमेंट किया गया था, उसका पहला पार्ट ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उस सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच के इक्वल मिनिस्टर्स होंगे और सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। बोल रहा है कि कुछ स्पेशल लॉ को बनाने के लिए दोनों कम्युनिटी के मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स की जरूरत होगी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने के लिए या कुछ मेजर डिसीजंस लेने के लिए। यानी कोई भी सिंगल कम्युनिटी अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। इफ they have to pass the special law, they require the majority of the both the community. Means single community cannot pass any decision on a special law. क्लियर है बेटा ये बात, कि अगर कोई इंपॉर्टेंट कानून है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों कम्युनिटी का मेजोरिटी चाहिए। डच वाले भी मेजोरिटी में होना चाहिए, फ्रेंच वालों का भी मेजोरिटी चाहिए, तब जाकर के पास हो पाएगा। ठीक है। दूसरा देखो, many power of the central government have given to the state government of the two region of a country. The state government are not subordinate to the central government. देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बहुत सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के दे दिया जाता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। 2 रीजन, वैलोनिया रीजन एंड फ्लेमिश रीजन की गवर्नमेंट को। और ये कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट।
यानी पावर लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की दे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, और ये कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट विल बी द इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। क्लियर है ये बात? ठीक। थर्ड, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पूरे देश में कौन ज्यादा था? डच वाले। डच वाले ज्यादा होने के बाद भी फ्रेंच वालों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिए। उसी प्रकार ब्रुसेल्स में फ्रेंच वाले ज्यादा थे, तो फ्रेंच वालों ने कहा कि डच वालों ने हमें अगर जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है पूरे देश में, तो जहां हम ज्यादा हैं हम भी अपने डच वालों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। क्लियर है? देखो, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द कंट्री। क्लियर है बेटा? ये बात मैंने बताया अभी। क्यों करते हैं ये लोग? क्योंकि डच वालों ने जहां पे ज्यादा थे पूरे देश में, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, तो इन लोगों ने क्या किया? ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, क्योंकि ब्रुसेल्स वाली जगह पे कौन था? फ्रेंच वाले ज्यादा थे, ज्यादा दे दिया। इन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने दिया तो हम भी आपको दे देते हैं। क्लियर है बात बेटा? नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। बोल रहे बेटा कि वहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक स्पेशल टाइप की गवर्नमेंट है जो कि पूरी दुनिया में यूनिक है, ये उसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। याद कर लेना बेटा कि पूरी दुनिया में जो यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कम्युनिटी गवर्नमेंट का, इट वाज ओनली इन द बेल्जियम। क्लियर है इतना? बेल्जियम, यहां पे क्या होता है देखो, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। यानी कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है बेटा, ये वन लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग इलेक्ट करते हैं, और कोई मैटर नहीं करता है कि कहां पे रह रहे हैं। पूरे देश के लोग, हर एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस रीजन में रह रहे हो। क्लियर है? दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग द कल्चर, एजुकेशनल एंड द लैंग्वेज रिलेटेड इशू। अब याद रखना कि ये बेटा, ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, इसका वर्किंग एरिया क्या होगा? किस किस जगहों पे कानून बना सकती है? तो याद रखना कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ये केवल 3 मैटर्स में कानून बना सकती है। पहला होगा कौन सा? इसका कल्चर, दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा है लैंग्वेज। याद रखना कि कम्युनिटी गवर्नमेंट का वर्किंग एरिया क्या है बेटा? कल्चर, एजुकेशन एंड द लैंग्वेज। इन 3 मैटर्स में कोई और सरकार कानून नहीं बना सकती, केवल और केवल कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि इनसे रिलेटेड कानून बना सकती है। क्लियर है बेटा ये बात? यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट किन किन मैटर पे कानून बनाएगी? कम्युनिटी गवर्नमेंट कानून बना सकती है केवल और केवल लैंग्वेज, कल्चर एंड द थर्ड वन इज द एजुकेशन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो, यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो, बेल्जियम मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग रहेगी, वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, दोनों रीजन की स्टेट गवर्नमेंट अलग होगी, ब्रसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, एक अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया जाता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम है कल्चर पे कानून बनाना, कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम है लैंग्वेज के ऊपर कानून बनाना, कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम है एजुकेशन के ऊपर कानून बनाना। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड even for the people living in the Belgium, but this arrangement has worked well so far। भले ही लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन ये अरेंजमेंट बहुत बेटर काम करता है। They'll help to avoid the civic strife between the two major community। ये हेल्प करता है दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेज द पॉसिबल डिवीजन ऑफ अ कंट्री ऑन अ लिंग्विस्टिक लाइन। ये पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता है। अदरवाइज इमेजिन करो कि अगर श्रीलंका वाली सिचुएशन यहाँ रहती तो पूरा का पूरा बेल्जियम 2 भागों में बढ़ जाता। किसके आधार पे? लिंग्विस्टिक के आधार पे। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter। और जब बहुत सारे यूरोप के देश मिलकर के ग्रुप बनाते हैं जिसको हम लोग यूरोपियन यूनियन कहते हैं, और जब यूरोपियन यूनियन फॉर्म होता है बेटा, तो वहां पे उस टाइम पे ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चुना जाता है। इस बात को याद रखना कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स में है। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है?
तो हमने क्या देखा, हमने दोनों देशों को कंपेयर देखा। एक में हमने देखा कि दोनों डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। श्रीलंका वाले मेजोरिटरिज्म करते हैं, अपने मेजोरिटी का फायदा उठा के माइनॉरिटीज के ऊपर डोमिनेंस करते हैं, जबकि बेल्जियम वाले में जस्ट अपोजिट होता है। बेल्जियम वाले क्या करते हैं बेटा कि ये लोग अपने डाइवर्सिटीज को एक्सेप्ट करते हैं। इनको पता है कि अगर हम लोग कंटिन्यूअसली एक साथ वर्क नहीं करेंगे, मिलके नहीं रहेंगे, तो आने वाले समय में जो कंट्री बेल्जियम है वो भी दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, या क्या होगा, वहां पे सिविल वॉर होगा। इसके लिए लोग क्या करते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं। 1970 से लेकर के 1993 के बीच में पहला अमेंडमेंट बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर्स होंगे। कोई भी स्पेशल कानून बदलने के लिए, बनाने के लिए दोनों कम्युनिटी के मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा पॉइंट हम लोग ये भी देख लिए कि वहां पे अलग अलग रीजन्स की स्टेट गवर्नमेंट्स होगी और दोनों क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, सबऑर्डिनेट नहीं होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। हमने देख लिया कि ब्रुसेल्स के पास अलग से गवर्नमेंट होगी, जहां पे डच वालों के इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, क्योंकि डच वालों ने दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच वालों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में देखा। तो ये सारे पॉइंट्स बता रहे हैं बेटा कि किस प्रकार से हमने दोनों को देखा। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो पूरा ये पॉइंट याद रखना कि हाउ बेल्जियम एकोमोडेटेड देयर रीजनल डाइवर्सिटीज, तो आपको ये सारे पॉइंट्स को लिखने होंगे। हाउ श्रीलंका एडॉप्टेड और मेजोरिटेरिज्म पॉलिसीज, तो आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। देखो, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरी ऑफ बेल्जियम, हमने क्या सीखा, इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीखने को मिला। बेल्जियम और श्रीलंका को देखा ना, तो हम कह सकते हैं बेटा ना सीखने को क्या मिला। हम ये कह सकते हैं कि अगर देश में सिविल वॉर, देश को सिविल वॉर से बचाना है, देश को दो कम्युनिटी के बीच के गैप कॉन्फ्लिक्ट से बचाना है, तो हमें गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, क्योंकि बेल्जियम वालों ने दिया था और वहां पे सिविल वॉर नहीं हुआ था, जबकि श्रीलंका वालों ने नहीं दिया था तो वहां पे सिविल वॉर हो गया था। बोथ आर द डेमोक्रेसी, श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी थी बेटा और बेल्जियम में भी डेमोक्रेसी है। Yet they dealt with the question of power sharing differently, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ अलग अलग तरीकों से पावर शेयर किया था। In Belgium, the leader have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and interest of the different community. बेल्जियम वालों ने समझा कि हमारे देश की एकता तभी संभव है जब हम लोग अलग अलग सोशल ग्रुप के, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को रेस्पेक्ट देंगे, उनकी फीलिंग्स का रेस्पेक्ट करेंगे, उनके अलग अलग कल्चर का रेस्पेक्ट करेंगे। Such a realization resulted in mutually acceptable arrangement of power sharing. और जिस दिन ये बातें ये लोग समझ जाते हैं कि अगर बिना रेस्पेक्ट किए पॉसिबल नहीं है देश की एकता, उसी दिन से क्या करते हैं, एक ऐसा अरेंजमेंट बन करके आता है जो कि पूरे बेल्जियम के लोग एक ही छत के नीचे, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मिलजुल के रहते हैं। जबकि श्रीलंका show a contrasting example. It show us that if a majority community wants to force its dominance over the other and refuse to share power, क्या करता है यहाँ पे, ये लोग मेजोरिटी कम्युनिटी जो है अपने मेजोरिटी का यूज करके माइनॉरिटीज के ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं और